हेलो दोस्तों, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं कीर्ति सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हमारी आपसे पहले मुलाकात हो चुकी है, हम आपको सूचना तकनीकी के संबंधित कुछ टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, हम उनको डिस्कस करने आए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और थोड़ी सी शुरुआत भी हमने की थी। अभी हम आगे चलेंगे और धीरे धीरे कंप्यूटर के बारे में और क्या चीज़ें हमें जाननी हम देखते हैं। तो आई होप कि आप सबको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। पुराने वीडियोस में अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी भी आप नीचे कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बातें कह सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाएगी तो आप बिल्कुल हमारे तक शेयर करिएगा, ताकि हम सभी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऊपर लिखा जा चुका है कि हमारा टॉपिक हम आज क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक डिस्कस करने से पहले समझना चाहेंगे कि अगर अभी तक जो भी बातें आपको बताई गई हैं कि कंप्यूटर क्या है या कहाँ से उसका आविष्कार हुआ, सब कुछ आपको क्लियर होगा। क्योंकि अगर पुरानी बातें या प्रीवियस आपको नहीं क्लियर होंगे तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। दोस्तों, पहले तो हमें बेसिक, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है, जैसा लोग कहते हैं बहुत बोरिंग है, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो अभी वर्तमान के समय में हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है। आपको भी पता है कि कंप्यूटर हर एक एग्ज़ाम में अभी पूछा जा रहा है। हर कोई ना कोई क्वेश्चंस या 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम कंप्यूटर से अवेयर होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर, आपको पता है, डिजिटल दुनिया की ओर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सभी चीज़ें आपको आपके आगे पीछे चारों तरफ इन्वायरमेंट में कंप्यूटर से संबंधित डिजिटल चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ रही हैं। तो बिल्कुल बिना हम डिजिटल दुनिया के बारे में जाने हम उनसे रूबरू नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें पहले कंप्यूटर के पूरे स्ट्रक्चर या पूरा उसका एनवायरनमेंट क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, हमें सब कुछ समझना होगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ कि आपको यहाँ पे जो भी 5 प्रश्न ही एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, बिल्कुल 100% आपके क्लियर होंगे। पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम के अगर आप पेपर देखें, आप में से कई लोगों ने हो सकता है अटेम्प्ट भी किया हो, तो आपको पता है बहुत ही लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, न कि पूछा गया है न पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुइए, बस आराम से, बिल्कुल होप खोने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे सिलेबस का मतलब अभी तक हमने इसको नहीं पढ़ा था, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल जो भी कन्फ्यूज़न हो, एक भी कोई पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो, तुरंत कमेंट करिए, ताकि हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपका टाइम बहुत ही प्रीसियस है, टाइम को वेस्ट न करते हुए आपको टॉपिक स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप जो है नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आपको मेरे द्वारा लिखाई गई ये बातें जितनी देर में समझ में आएंगी, उतनी ही जल्दी समझ में आएंगी अगर आप इसको अपने माध्यम से, अपने तरीके से अपनी नोट्स को तैयार करके लिखें। तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, तो मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी बताई गई हर एक बातों को अपने जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पहला टॉपिक, पहले तो आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये यहाँ पे लिखा जा चुका है, और आपको जो हमें डिस्कस करना है आज का वो टॉपिक है क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि 1942 ही एक ऐसा ईयर था जब कंप्यूटर की क्रांति हुई। कंप्यूटर में क्रांति से सेंस कि कंप्यूटर में कई ऐसी चीज़ों का आविष्कार हुआ कि जिससे धीरे धीरे तकनीकी और विकसित होती गई। कंप्यूटर की क्वालिटी, या कह लें कंप्यूटर के हर एक स्ट्रक्चर में, या कंप्यूटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सभी चीज़ों में बेहतर वृद्धि होती गई है। तो आपको देखिए, अगर आपको बातें जैसे अब जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने मोस्टली इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया है। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो अगर इंग्लिश में न यूज़ करें तो मे बी समझ में भी थोड़े कम आए, और कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा गया है जो आपकी समझ से परे है, बट फिर भी हम समझाएंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप बेझिझक, हम आपके हर समस्याओं को समझने के लिए ही आपकी क्लास लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो
100% नॉलेज होगी, बट क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, कैसे कंफ्यूजन को दूर करनी है, सब कुछ के लिए ही आपके सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखिए, आपको पता है कि कितनी कंप्यूटर में हमारी कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन है। 5 जनरेशन में से यहाँ पे 3 जनरेशन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले शुरुआत की जाती है कहाँ से? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सी वो पहली पीढ़ी थी, कब शुरुआत हुई, किसका प्रयोग हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें बेहतर बनी, क्या क्या कमियां थी जो अगले में जाके सुधारी जानी थी, तो उसको सबको देखना है। फिलहाल आपके सामने सभी कुछ मेन पॉइंट जो भी थे सब कुछ लिखे हुए हैं। दोस्तों प्लीज़ बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको नोट करिएगा, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत कब हुई? 1942 टू 1945। फर्स्ट जनरेशन यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई थी 1942 से लेकर 1955 तक। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जब आई तो किसी न किसी तकनीकी का प्रयोग किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से सेंस की ये आपसे ज़रूर पूछेगा, क्योंकि हर ऐसी परीक्षा जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन फर्स्ट जनरेशन से यानी कंप्यूटर की पीढ़ी से रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वह कौन सी तकनीकी थी जिसका प्रयोग करके पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। ये क्या है? ये एक तरीके की तकनीकी है, इसी के माध्यम से पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बना था। तो वो कौन सी तकनीकी है? वैक्यूम ट्यूब। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपको भी पता है, हमने पहले बताया है कि कंप्यूटर क्या करता है, जब हम उसको डेटा देते हैं वो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करता है। किस प्रकार से स्टोर करता है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल पहली पीढ़ी में कंप्यूटर के स्टोरेज के लिए एक डिवाइस या एक तरीके की तकनीकी का प्रयोग हुआ जिसका नाम है पंच कार्ड, ठीक है। कंप्यूटर में एक तरीके की डिवाइस थी पंच कार्ड। आपको बताना चाहेंगे किस प्रकार की तकनीकी है, समझ लीजिए। पंच कार्ड एक 5 बॉक्स का कलेक्शन है जिसमें हर एक बॉक्स में कोई ना कोई जो कंप्यूटर को हम इनपुट देते थे वो कहीं ना कहीं सेव होते जाते थे। तो ये एक साधारण तकनीकी थी, क्योंकि वो पहले का टाइम था और इतना मॉडर्न नहीं हुआ था कि हम धीरे धीरे टेक्निक आगे धीरे धीरे विकसित हुई हैं। तो पहले स्टोरेज डिवाइस के लिए पंच कार्ड का प्रयोग हुआ। उसी में फर्स्ट जनरेशन में ही मशीन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। हम धीरे धीरे जब लैंग्वेज से आगे बढ़े तो हमें जिस तकनीक मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करने लगे, जिससे हमें कंप्यूटर को समझने में और कंप्यूटर को यूज़र को समझने में, हमें अर्थात यूज़र को समझने में आसानी होने लगी। तो कंप्यूटर में पहली पीढ़ी में ही मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, आपका ये भी लाइन आपके लैंग्वेज से ही संबंधित है कि कंप्यूटर में पहली पीढ़ी में अर्थात 1952 में ग्रॉस हॉपर, ये एक व्यक्ति हैं, ग्रॉस हॉपर नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने ही असेंबली भाषा का प्रयोग किया। दोस्तों अभी कन्फ्यूज़न हो रही होगी थोड़ी भाषा से संबंधित, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, क्योंकि अभी हम आगे जब कंप्यूटर में और डिटेल में जाएंगे तो हम कंप्यूटर की सभी भाषाओं के बारे में जानेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि असेंबली भाषा का आविष्कार कब हुआ? फर्स्ट जनरेशन में हुआ। किसके द्वारा हुआ? ग्रास हॉपर के द्वारा हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं वो कौन से कंप्यूटर थे जो पहली बार कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किए गए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा आपको बताया गया कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वैक्यूम ट्यूब है, उसी तरीके से ये लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिएगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली पीढ़ी का, कंप्यूटर की क्रांति आने के बाद ये पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर था। या इसी को पूछता है कि कंप्यूटर में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनिएक। इनिएक के बारे में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये क्या है, ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इनिएक। इनिएक की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी गई है कि इनिएक का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर।
ये पहली पीढ़ी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद और भी इसी पीढ़ी के और कंप्यूटर है, यूनिवैक प्रथम। यूनिवैक प्रथम भी पहली पीढ़ी का ही कंप्यूटर है, बट इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा तो आपका इनियक लगाना है, और यूनिवैक के बारे में पूछेगा तो ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। यूनिवैक के बारे में क्वेश्चन करेगा कि यूनिवैक किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। व्यावसायिक से क्या तात्पर्य है? आप सभी लोग मार्केट जाते हैं, अब तो हम सभी जो है इक्वल हैं, हम सभी अपने डेली की जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम किसी न किसी प्रकार का व्यापार करते रहते हैं। हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कहीं कोई चीज़ वापस कर रहे हैं, या फिर जिस भी तरीके का हर कोई किसी न किसी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करता रहता है। तो व्यवसाय का मतलब क्या होता है? व्यवसाय का मतलब ऐसा नहीं है कि हम दुकानदार हैं तभी हम व्यवसाय हैं। हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, उससे कोई चीज़ लेते हैं, वो एक तरीके का व्यवसाय ही है। तो व्यावसायिक रूप से पहली बार जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया वो कौन सा कंप्यूटर था? यूनिवैक प्रथम। तो दो कंप्यूटर हो गए प्रथम पीढ़ी के, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवैक प्रथम, और एक तीसरा कंप्यूटर है जो पहली पीढ़ी का ही है, वो है मार्क प्रथम। इसके बारे में क्या जानना है? बस इतना जानिए कि ये IBM कंपनी का बनाया गया कंप्यूटर था। IBM आपकी एक कंपनी है जो कंप्यूटर या IT के क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था मार्क प्रथम। ठीक है, तो इतनी बात हो गई आपकी फर्स्ट जनरेशन में। बिल्कुल अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझिए, इसको नोट्स में बनाइए, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो आगे पूछिएगा। चलिए आइए चलते हैं दूसरी तरफ। सेकेंड जनरेशन, पहली पीढ़ी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, कौन सी तकनीकी विकसित हुई। हाँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि पहली पीढ़ी में आखिर ऐसा क्या था कि हमें दूसरी जनरेशन या दूसरी कुछ तकनीकी खोजनी पड़ी। आपको पता है हम कोई भी काम आज करेंगे तो कल उससे बेहतर करने की जो अपेक्षा करते हैं, कि हम सोचते हैं अभी हमने आज किसी तरीके से पढ़ाई या फिर आपको पढ़ाया तो हम सोचते हैं कल कुछ और बेहतर करें ताकि आपको और अधिक नॉलेज या जानकारी मिल सके। तो उसी प्रकार से फर्स्ट जनरेशन जब निर्मित हुई तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का आकार क्या था? बड़ा था। तो बड़ा आकार था, इसलिए सिंपल सी बात है, अगर आकार बड़ा है तो वो चीज़ भी महंगी होगी। पहला नुकसान कि आकार बड़ा था और ख़रीदने में क्या था? बजट ज़्यादा लग रहा था। फिर दूसरा फ़ायदा समझ लीजिए, फ़ायदा क्या नुकसान कह लीजिए कि स्पीड क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। तो स्पीड ज़्यादा होने के यानी स्पीड बहुत कम थी, कम होने के कारण हम हर काम को बहुत समय में कर पा रहे थे। तो ये भी एक तरीके का नुकसान था। स्टोरेज की क्षमता क्या थी? बहुत ही कम थी, और मुझे ज़्यादा चीज़ें स्टोर करनी हो रही थी तो हमें बहुत तरीके की दिक्कतें आ रही थी। और दूसरी चीज़ की बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि खपत ज़्यादा क्यों हो रही थी? क्योंकि प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं थी। जो काम हमें 1 घंटे में करना है वो 10 घंटे में हो रहा है, तो बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है। तीसरा या चौथा चीज़ समझ लीजिए कि क्योंकि फर्स्ट जनरेशन था, आपको भी पता है 42 से 55 तक चला, तो 42 से 55 तक के बीच में ऐसा कोई भी तरीका या तकनीकी नहीं आई होगी जिससे हम अपने कंप्यूटर को हीट कम कर सकें। कंप्यूटर प्रोसेस देर तक कर रहा था तो वो हीट भी ज़्यादा हो रहा था। अगर हीट ज़्यादा हो रहा है तो उसको AC या फिर ठंडा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, बट अभी वो मार्केट में उपलब्ध नहीं था। अगर जो चीज़ें उपलब्ध भी थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि उससे बजट और ज़्यादा हो जाता। इतनी सारी खामियां होने के कारण हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की तरफ चले ताकि थोड़ी सी तकनीकी विकसित हो तो मे बी कंप्यूटर की क्वालिटी और बेहतर हो सके। अभी कंफर्म नहीं था, बट फिर भी कंप्यूटर में आगे तकनीकियां बढ़ी और सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चली? 1955 से लेकर 1964 तक। 1955 से लेकर 1964 तक चली। जैसा अब देख रहे हैं आप लोग किसका प्रयोग होने लगा, कौन सी तकनीकी आई? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट
जैसा हमने फर्स्ट में पढ़ा कि वैक्यूम ट्यूब, उसी तरीके से अभी सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने से कुछ न कुछ तकनीकी आगे बढ़ी, तो कुछ क्वालिटी बेहतर बनी, बट फिर भी कुछ न कुछ कमी रह गई। अगर इसकी तुलना पिछले जनरेशन से की जाए तो साइज में थोड़ी सी कमी आई, स्पीड जो थी उसकी तीव्रता थोड़ी सी बढ़ी, बट फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब हम आगे चलेंगे। स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग हुआ? मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होने लगा। स्टोरेज के लिए हम आगे बढ़े और एक मैग्नेटिक डिस्क कह लीजिए, या इसको हिंदी में कह लीजिए चुंबकीय परत का प्रयोग हुआ। चुंबकीय परत किस प्रकार से काम करेगी? चुंबकीय परत का प्रयोग हुआ। चुंबकीय परत दोस्तों समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बिल्कुल कोई भी भूलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। चुंबकीय परत समझ लीजिए एक चुंबक की प्लेट है और उसके आसपास जैसे ही हम किसी इंफॉर्मेशन को करेंगे वो चुंबकीय परत उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो स्टोरेज के लिए ऐसी डिवाइस का प्रयोग हुआ जिसे हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, और चुंबकीय परत के माध्यम से हम क्या करते थे? चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब, स्टोर कर लेते थे। और फिर आपको अभी देखिए ध्यान से कि सेकेंड जनरेशन ऐसी थी कि जब प्रोग्रामिंग भाषा, आपको ये सब चीज़ें, ये सब प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम हैं कोबोल और फोर्ट्रान। ये किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, क्या कौन सा प्रोग्राम करती हैं? प्रोग्राम मतलब कुछ न कुछ काम करेंगी। तो ये पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए ये सारी भाषाएं हैं, बट इन सब का प्रयोग प्रारंभ हो गया कब? सेकेंड जनरेशन में। कोबोल और फोर्ट्रान नाम की प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया। क्योंकि प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ इसलिए किया गया ताकि कोबोल और फोर्ट्रान जो फंक्शन करती हैं या जिस प्रकार की काम के लिए इन भाषाओं का प्रयोग किया गया था वो भी इस जनरेशन में स्टार्ट हो सकी। आपको शॉर्ट में एक बार बता दे रहे हैं कि फोर्ट्रान से तात्पर्य क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नाम से ही क्लियर है, क्या करेंगी? कैलकुलेशन करेंगी। तो कैलकुलेशन के लिए जो भाषा बनी वो कौन सी है? फोर्ट्रान। इससे समझिए कि ये क्या है? ये एक प्रकार की व्यावसायिक भाषा है। फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अभी आप लोग परेशान ना होना कि जल्दीबाजी हो रही है, हम अभी आगे जब भाषा पढ़ाएंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी किसी भी फुल फॉर्म से, या किस प्रकार का काम करेंगी या कौन सी भाषा क्या होती है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि सेकेंड जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रान जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग शुरू हो गया। प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग शुरू होने से धीरे धीरे वैज्ञानिक और व्यावसायिक रूप से प्रयोग कंप्यूटर का प्रारंभ हो गया। कंप्यूटर पहले तो महंगे थे, फिर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हम क्या कर रहे हैं? इन सारे कंप्यूटरों का प्रयोग वैज्ञानिक मतलब लोग रिसर्च के लिए करने लगे, कि रिसर्च मतलब अनुसंधान केंद्र में उसका प्रयोग होने लगा। व्यावसायिक प्रयोग मतलब बिजनेस में लोग कॉमर्शियल रूप से उसका प्रयोग करने लगे। और सेकेंड जनरेशन की कुछ कंप्यूटर हैं जैसे यूनिवैक प्रथम। कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ फर्स्ट जनरेशन में यूनिवैक था और यहाँ पे क्या है? यूनिवैक प्रथम। और एक दूसरा कंप्यूटर है जिसका नाम है IBM। IBM नाम की जो कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे, उसने ही अपने नाम से कुछ कंप्यूटर का निर्माण किया जो कब आए? सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही? अभी देखिए कंप्यूटर की साइज़ थोड़ी सी छोटी हो गई, स्पीड पिछले की अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी हुई, बट अभी भी कंप्लीट 100% नहीं है जैसा हमें आपको चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर में अभी भी 1 घंटे की जगह 10 घंटे न लग के 8 घंटे लगने लगे। तो कंप्यूटर की तुलना जो है बिजली की खपत पिछले जनरेशन की अपेक्षा अभी कुछ कम हुई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टोरेज के लिए और अच्छी डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं तो स्टोरेज और अच्छा होने लगा, और प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग होने से हम इसका प्रयोग और अच्छे से करने लगे। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। दोस्तों देखो, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना कि क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं क्या नहीं ज़रूरी हैं। जो ज़रूरी हैं वो हम बिल्कुल आपको बताते चलेंगे, ताकि वो चीज़ आप बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिएगा कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा।
अभी आपको 105 ही क्वेश्चन आने, बट आपको टॉप 100 टॉप 200 कुछ ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने होंगे जिसमें से कंफर्म गारंटी हो कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन कब से कब तक चली? ये 64 तक चली थी। अभी थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1975 तक चली। 64 से 75 तक चली तो किसका प्रयोग हुआ? तकनीकी और अधिक विकसित हुई। प्रयोग किसका हुआ? शॉर्ट में हम लोग कहते हैं किसका प्रयोग हुआ? आईसी का। आईसी क्या है? आईसी एक प्रकार की सेमीकंडक्टर चिप है, जिसको नाम है सेमीकंडक्टर चिप। आईसी का फुल फॉर्म देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप। आईसी के प्रयोग के साथ साथ थर्ड जनरेशन में ही हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल मतलब और अधिक अच्छी भाषाओं का प्रयोग हो गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रारंभ होने से ही बेसिक और पास्कल जैसी भाषाएं, जो अभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, बेसिक और पास्कल, आगे कैसे क्या प्रयोग है ये देखेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग थर्ड जनरेशन में प्रारंभ हुआ। तो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखिए, बेसिक, पास्कल और इसी तरीके से और भी कई हाई लेवल लैंग्वेज हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ ही स्टोरेज के लिए अभी और अच्छी तकनीकी आ गई। कौन सी? रैम। रैम आपको पता है किस प्रकार की मेमोरी है? आपको पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें रैम का प्रयोग ज़रूर होता है। रैम का प्रयोग होने से क्या फ़ायदे हुए? रैम का प्रयोग होने से स्टोरेज और अच्छी हो गई। स्टोरेज अच्छी होने से हमें जितने की ज़रूरत थी हम धीरे धीरे वृद्धि करते जा रहे हैं, और रैम का जितना अच्छा होता है कंप्यूटर की या आपके फ़ोन की स्पीड क्या होती है उतनी अच्छी होती जाती हैं। तो रैम का प्रयोग होने से ये फ़ायदे हुए कि हमारी कंप्यूटर की स्पीड और अधिक बेहतर हो गई। बेहतर से सेंस कि 1 घंटे की जगह अभी 5 घंटे लगने लगे हैं। 5 घंटे बहुत कम हो गए कि जितनी जल्दी आप काम करोगे, हम सोचते हैं कंप्यूटर 1 मिनट में कई काम करता है, बट कंप्यूटर डिपेंड करता है कंप्यूटर का फंक्शन कि वो कितनी अच्छी रैम क्वालिटी का फ़ोन है। जितना अच्छा क्वालिटी उसकी रहेगी, कंप्यूटर का रैम जितना अच्छा रहेगा, कंप्यूटर का फंक्शन उतना बेटर होगा। तो रैम के कारण क्या हो गया? कंप्यूटर के स्पीड में वृद्धि हो गई। और कुछ ऐसे कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन में आए वो हैं IBM 360, PDP-8, IBM 360, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ है? थर्ड जनरेशन आने से कंप्यूटर में क्या फ़ायदे क्या नुकसान हुए? थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर की आकार छोटा हो गया, कंप्यूटर सस्ता क्या नहीं से कह सकते, कंप्यूटर पहले की अपेक्षा थोड़े कम महंगे हो गए। और फिर सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने से क्या हो गया कि हम कई तरीके के फंक्शन जो पहले नहीं कर पा रहे थे, अभी वो सारे फंक्शंस हम करने लगे हैं। और उसी से फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आईसी का प्रयोग हुआ। आईसी क्या होती है? एक तरीके की चिप होती है, आकार में थोड़ी सी बड़ी थी, बट धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े उसकी साइज़ क्या हो गई? छोटी हो गई। आईसी का दोस्तों समझिएगा कि आईसी के बारे में क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि आईसी किस धातु की बनी होती है। तो ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि आईसी के बारे में क्वेश्चन करेगा कि आईसी कौन सी धातु की बनी होती है। तो आईसी जो होती है वो सिलिकॉन नामक धातु की बनी होती है। ये याद रखिएगा कि आईसी किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन नामक धातु की बनी होती है। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि आईसी जो सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? वो कौन सा राज्य है या कौन सी जगह है या कौन सा शहर है जहाँ से सबसे ज़्यादा आईसी प्राप्त होता है? ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका आंसर, जो लास्ट हमने एक क्वेश्चन किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि हम जो बताएं आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ आप खोजेंगे या कोई ना कोई फंक्शन करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा हर चीज़ें पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंप्यूटर। हमें अभी कंप्यूटर के बाद हम इंटरनेट पढ़ेंगे, वो और मज़ा आएगी, क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग हम अच्छे से कर रहे हैं। तो हमें इंटरनेट कहाँ से आया, कैसे काम करता है, कैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो फिलहाल बस एक टॉपिक आपको दिया जा रहा है कि आईसी का जो प्रयोग सिलिकॉन धातु से होता है, आईसी कहाँ से प्राप्त होती है भारत में सबसे ज़्यादा। आईसी के बारे में ये एक चीज़ और लिखी हुई है कि आईसी का आविष्कार किसने किया और कब किया। आईसी का आविष्कार 1958 में किया गया जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा। आईसी का विकास या आविष्कार कह लें किसके द्वारा किया गया, 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया था। तो ये सभी आपके 3 जनरेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ रही होंगी बातें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अभी इसके आगे हमें 2 जनरेशन और पढ़नी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।